अरुण कुमार जी, आपके पास आता हूँ, फिर दिनेश जी के पास आऊंगा। सऊदी अरेबिया से एक आवाज उठती है, गांधी को कोट किया जाता है। कमाल की बात है, भारत से तो उठी नहीं, लेकिन सऊदी ने कोट किया कि इस युद्ध को गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं भी हैरान हुआ कि गांधी की अपील देखो आज गल्फ से निकल कर आ रही है, वो भी सऊदी अरेबिया से निकल के आ रही है। ये हैरानी की बात है। बाकी वेस्टर्न नेशन में तो ठीक है, उनकी काफी मान्यता है, लेकिन गल्फ नेशनों में इतनी मान्यता कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सऊदी के अंदर उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल गांधी को कोट करेंगे। ये उनकी जो प्रासंगिकता है ऑल टाइम की फिर से साबित होती है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि ये जितने भी सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं, ये सारे डेमोक्रेट्स हैं। सुनाक आए, मैक्रो आए, शोल्ज आए, बाइडेन आए, ये सारे के सारे अपने आप को बहुत बड़े डेमोक्रेट्स कहते हैं, डेमोक्रेटिक मूल्यों के संरक्षक कहते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ड अपने आप को कहते हैं, बट नन हैज अपील्ड फॉर द पीस। आप देखिए इनके भी जो दोहरे चरित्र हैं, जो हमारा टॉपिक भी है, सब मुखौटे हैं लोकतंत्र के, लेकिन अंदर में ये भी सारे के सारे देखा जाए तो पूरे तानाशाह हैं, पूरी दादागिरी है। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा इनमें से कि भाई मासूम लोग मर रहे हैं तो उनको बचा लो। कोई ये नहीं कहता कि भाई भारत के अंदर देखो जिस हिसाब से मानव अधिकारों के हनन हो रहे हैं, हर आदमी चेहरा पलट के चला जाता है। जब भी उनसे बात की जाती है किसी बाइडेन के रिप्रेजेंटेटिव से या मैक्रो के या फिर शोल्स के या सुनाक से कि भारत के अंदर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तो वो सब चेहरा घुमा लेते हैं क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस चाहिए तो और लुक कर देते हैं। ये सारी जो उनकी भी जो कंपल्शंस है वो साथ है। इसका मतलब है कि वो भी उतने ही निरंकुश हैं जितने हम। और अजीब सी बात है, एक किस्म की निरंकुशता दूसरे किस्म की निरंकुशता को सपोर्ट करती है। यहाँ पर न्याय को सपोर्ट नहीं करते, जो राइट है जो सही है उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट किसी किया जाता है कि मेरा भला किसमें है, उसका घर जलता है जलने दो। फिर वही है कि लेकिन अल्टीमेटली लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े हैं, यही तो राहत इंदौरी ने कहा था। अरुण कुमार जी। जी सर, आपने विषय उठाया लोकतंत्र एक मुखौटा है, और पूरे विश्व में अगर आप देखें तो राजतंत्र निरंकुश है। इसकी पृष्ठभूमि में जिगर साहब ने भी कहा, क्योंकि वो तो मुक्त भोगी हैं 2000 से, उन्होंने देखा तानाशाह एक चीफ मिनिस्टर, और धर्म के साथ बात जोड़ दी। सर मैं धर्म की बात थोड़ी सी लेकर फिर बात आगे बढ़ाता हूं। आप याद करें त्रेता युग में जब भगवान राम का विवाह हो रहा था, तो जब द्वार पे बारात लेके आए दशरथ जी, तो उन्होंने जनक जी ने उसका स्वागत किया। जनक जी ऊपर खड़े थे, दशरथ जी नीचे खड़े थे, तो वहां संवाद होता है उनका। तो संवाद में क्या बात निकल के आती है कि जो देने वाला है उसका सिर झुका हुआ होना चाहिए, और जो लेने वाला है उसका सिर उठा हुआ होना चाहिए, वो गर्व से ले। आज आप लोकतंत्र के साथ तानाशाही को जोड़ रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि आज हम ये मान बैठे हैं कि हम देने वाले, हम तो बड़े हैं, लेने वाला निरीह प्राणी है। तो सर ये जो बात है धर्म से जोड़कर अगर देखी जाए तो ये त्रेता युग में नहीं थी। उसके बाद आप द्वापर युग में देखें भगवान कृष्ण को, उनके साथ कैसे कैसे छल किए गए। मामा शकुनी ने क्या किया, उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। किसके लिए? सिर्फ सत्ता के लिए। सत्ता और पैसा, जर और पैसा। हमारी जो पृष्ठभूमि रही वो रही रियासतों की, और सरदार पटेल ने इन रियासतों को खत्म किया और भारत देश को एक किया। ऐसा नहीं है कि भारत देश कोई नाम बहुत पुराना है। जब इंदिरा गांधी के साथ उनका पुत्र संजय गांधी था, तो आपने देखा कि उन्होंने भी बगैर दिमाग से काम लिया। मतलब तानाशाही का एक अलग रूप उन्होंने भी दिखाया। नसबंदी के रूप में आप देखें, कई चीजें गलत हुई, हमने उस समय विरोध नहीं किया। तो धीरे 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 ये लोकतंत्र जो है ये तानाशाही में कन्वर्ट हुआ है। राजा राम ने क्या किया था, पब्लिक में जाया करते थे भेष बदलकर, और सीता को छोड़ा क्यों? एक धोबी के ऑब्जेक्शन पर।
और अगर मैं आपको याद कराऊं बात, कलयुग शुरू होने से पहले राजा परीक्षित थे, तो उनका सोने का मुकुट एक बार जब शीशे में वो देख रहे थे तो वो थोड़ा थरथराया और गिर गया। तो वहां ये प्रसंग आता है कि भाई ये कलयुग का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो वहां उन्होंने कहा कि भाई कलयुग में तानाशाही भी होगी। वहां उन्होंने प्रतिबंध किया, वहां नीति सार में लिखा हुआ है कि राजा को कैसा होना चाहिए, जैसे वैरागी हो, मतलब उसका कुछ नहीं है, जनता का है, जो कुछ है वो जनता का है। पर हम ये भूल कर बैठे हैं, हम सब कुछ अपना मान रहे हैं। हम वाहन खरीदते हैं 8,500 करोड़ का, 12,000 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कितने करोड़ लोग हैं। और हम ईडब्ल्यूएस पे बड़ी शान से कहते हैं हम 85 करोड़ लोगों को गेहूं दे रहे हैं साहब, अनाज दे रहे हैं, उनका फ्री मेडिकल कर रहे हैं, और सीएनजी के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं। आज 450 क्यों है, कल 1150 क्यों थी? क्यों? क्योंकि उस समय सत्ता का भय नहीं था, उस समय सत्ता पर आप पूरी तरह काबिज हो चुके थे। अब डर सताने लगा सत्ता जाने का, लोगों का विरोध है। आज आप देखें राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो मिनिस्टर भी हैं, जो एमपी हैं, आज उनको घेरा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप जवाब दें इस बात का, और हमारे पास जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब सत्ता परिवर्तन होगा, ये तानाशाही फिर से लोकतंत्र की तरफ लौटेगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। परंतु उससे पहले हमें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। उसमें आपका जो वीवीपैट है उसका भी एक बड़ा रोल है। लोकतंत्र को हथियाने का वो बहुत बड़ा साधन है, हम उस पर जोर नहीं दे रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समग्रता में देखी जाती हैं, परंतु हम एक एक पॉइंट को अलग अलग जब छांट कर देखते हैं तो ये बातें हम इकट्ठी नहीं कर पाते। और मेरा मानना यह है कि अगर आपको लोकतंत्र चाहिए तो लक्ष्य भेदी एक बात होनी चाहिए कि हमको तानाशाही को हटाना ही है। आप देख लें मुस्लिम देशों में बहुत सारे लोकतंत्र ऐसे हैं जो मुखौटा ओढ़कर तानाशाही के साथ चलते हैं, पर भारत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत हमेशा एक ऐसा देश रहा है जहां पे सहज भाव, सहनशीलता, जो मानवीय गुण हैं, उनका प्रसार हमेशा ही रहा है, और हमने उन मूल्यों पर जोर भी दिया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अंततः ये तानाशाही हटेगी। एक तानाशाही का थोड़ा सा भाग 40% दिसंबर में हटेगा, और 60% तानाशाही का एक भाग मई 2024 में विदा हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है।